ओके तो नमस्कार सभी को। और मैं एक बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ आपके सामने दोबारा से, है ना। एक बार फिर मैं आप सबके समक्ष एक बहुत बेहतरीन सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। सो ये सवाल है 1.74, प्रॉब्लम नंबर 1.74 फ्रॉम प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स, जो कि आई रोडोव ऑथर हैं जिनके, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है। फ्रिक्शन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को, या तो आपने मेरी वीडियो जो एनएलएम पे, देखिए इस उम्र पे आने के बाद ना हमको अक्सर ऐसा लगता है कि आप सब कुछ लॉजिकल है, मतलब जो भी आप बता दोगे तो लॉजिकल बोलूँ या फिर इससे ज़्यादा एक्सटेंड क्या किया जाए किसी टॉपिक को, है ना। तो मैं आपको एक कोई टॉपिक पढ़ाऊँ, उसके ऊपर 25 क्वेश्चन करवा दूँ और सारे के सारे सिमिलर हो, सेम तरीके के हो, तो वो कोई मतलब नहीं बनता करवा के, ठीक है। तो इसीलिए इस बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ, आप सबको ये करनी चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड कि आप सबका स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप 12th क्लास में आपको मेजर प्रोजेक्ट भी जमा करना है, 11th क्लास में आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, फिर इंग्लिश भी पढ़नी है। इन सब में आपको डिस्टिंक्शन भी लेके आना है और काफ़ी सारे लोड्स हैं। आई अंडरस्टैंड दैट थिंग। स्कूल भी ज्वाइन करना है, फिर कॉलेज भी देखना है, उसके बाद समय निकाल करके क्वेश्चन सेट्स भी करना है। सो आई अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। बट ठीक है, फिर भी अगर हो सके तो आप इसको करिए। इसको करने से ये नहीं होगा कि आप एकदम से इंजीनियर बन जाएंगे। आपको सोचना आ जाए कैसे सोचा जाए किसी प्रॉब्लम को लेकर के, क्या क्या नए नए आयाम हो सकते हैं किसी सवाल को हल करने के लिए, ठीक है। ये वीडियो हिंदी में, विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो इन विच विल बी कवरिंग द सेम प्रॉब्लम इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है। मान के चलता हूँ कि या तो आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की मेरी वीडियो देखी है, या तो फ्रिक्शन की आपने वीडियो देखी है। फ्रिक्शन की भी वीडियो देखी है, हालांकि फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। और या तो आपको इन सब चीज़ की पहले से ही जानकारी है, या तो आप पहले से इस चीज़ को जानते हैं, तो आप जस्ट एक फन पर्पस पे आए कि क्या ये सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर नहीं, इतना कहकर, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, उसके बाद देखना कि क्या आपका आंसर मैच किया तो ठीक है, नहीं किया तो आप दोबारा ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, 5 बार ट्राई कीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखिए, क्योंकि बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। विश्वास रखिए खुद पे, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूँ एक बार, तो इसका क्वेश्चन है कि इन दी अरेंजमेंट शोन इन फिगर 1.17, ठीक है, जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, द मास ऑफ द रॉड इज एम, कैपिटल एम, अपर केस एम भी बोलते हैं इसको। तो आपको जो रॉड दिखाई दे रही है उसका मास कैपिटल एम है। द मास स्मॉल एम, सॉरी, एक्सीड्स द मास स्मॉल एम ऑफ द बॉल। तो जो उसका बॉल का मास है उससे इसका मास ज्यादा ही है, ठीक है। स्मॉल एम है, या फिर लोअर केस एम जो है वो आपका बॉल का मास है। द बॉल हैज एन ओपनिंग परमिटिंग इट टू स्लाइड अलोंग द थ्रेड विद सम फ्रिक्शन। तो अब जो आपके पास ये बॉल ना होकर के ये एक मोती है, और ये मोती आपको अलाउ करती है, या फिर ये मोती का जो छेद है ये अलाउ करता है, इसको ओपनिंग अलाउ करती है कि ये रस्सी से पार हो सके या फिर रस्सी पे स्लाइड कर सके, थोड़े से फ्रिक्शन के साथ। कुछ फ्रिक्शन लगेगा बट ये स्लाइड कर जाएगी, एक चीज। दूसरी दूसरी ये द मास ऑफ द पुली एंड द फ्रिक्शन इन इट्स एक्सल आर नेग्लिजिबल। तो फ्रिक्शन आपका पुली के ऊपर नहीं है, पुली का मास नहीं है, थ्रेड का वजन मेरे ख्याल से 0 माना जाएगा यहाँ पर। एट द इनिशियल मोमेंट द बॉल वॉज लोकेटेड द ऑपोजिट द लोअर एंड, लोकेटेड ऑपोजिट द लोअर एंड ऑफ द रोड। तो जो बॉल थी वो इनिशियली आपकी, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नीचे है, जो आपका लोअर एंड आपका रॉड का है और जो बॉल है दोनों आपस में सेम जगह पर है। व्हेन सेट फ्री, जब इसको छोड़ दिया गया, both bodies began moving with a constant accelerations, sorry, with a constant acceleration नहीं, with constant accelerations। तो दोनों ही बॉडी जो थी वो एक अपनी अपनी एक्सेलरेशन के साथ, कांस्टेंट था वो एक्सेलरेशन। मान लो कैपिटल एम का ए एक्सेलरेशन और कैपिटल स्मॉल एम का बी एक्सेलरेशन है, तो ए और बी अपने अपने रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करने लगे, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द थ्रेड if t seconds after the beginning of the motion the ball got
ऑपोजिट अपर एंड ऑफ द रॉड। तो जो आपको t सेकंड के बाद अगर जो बॉल है वो अपर वाले एंड पर पहुंच गई है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो अपर वाले एंड के तक पहुंच गई है रॉड के, तो अब आपको ये बताना है था कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। तो आपको फ्रिक्शन फोर्स बताना है कि अगर t सेकंड के बाद, जब उसको फ्री छोड़ा गया तो उसके t सेकंड्स के बाद अगर जो स्मॉल सी बॉल है वो आपके लोअर एंड से अपर एंड की पोजीशन तक पहुंच गई है, तो आपको जस्ट ये बताना है कि द रॉड तो उसका फ्रिक्शन क्या होगा। रॉड की लेंथ जो है वो l दी रखी है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना? एक बार आप अपनी हिंदी में पढ़ लीजिए इसको क्या सवाल है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया जाए। देखिए, अब दो तरीके की बातचीत रही होगी, ठीक है? दो तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? दो पहलू है इस सवाल के। आपके पास एक ये बॉल है, अब देखिए कईयों का, देखिए अगर मैं इस सवाल को जस्ट मैं आपको एक केस 1 कह सकते हैं, ठीक है? केस 1, अगर मैं ये मानूं कि फ्रिक्शन, आपको पता है कि बॉल जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही होगी, इसका नीचे लग रहा होगा mg, स्ट्रिंग पर कोई टेंशन लग रही होगी t, ठीक है? और क्योंकि ये नीचे मूव कर रही है, आपको देखिए फ्रिक्शन के बारे में अगर मैं कहूँ तो व्हाट फ्रिक्शन एक्चुअली इज, तो फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है, फ्रिक्शन अभी नहीं बताऊंगा, फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, ठीक है? फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो, अच्छा इधर नहीं जाएगा, फ्रिक्शन के बारे में आप ये कह सकते हो कि अभी फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, क्योंकि बॉल नीचे जा रही तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, रस्सी पे लगेगा फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है? सॉरी, रस्सी पे ऊपर नहीं लगेगा, रस्सी पे नीचे ही लगेगा, बॉल पे लगेगा ऊपर की तरफ। कितना लगेगा? मान लेते हैं F लगेगा। अब आपके दिमाग में दो चीज आएंगी, बिकॉज क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ये जो आपकी रॉड है ना, ये जो आपकी रॉड है, मतलब जो बॉल है वो आपके लोअर एंड पे थी, पर वो ऊपर वाले पे पहुंच गई है, मतलब टी टाइम के बाद वो ऊपर वाले में पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई है, इसका मतलब कि बॉल ऊपर जा रही होगी, है ना? तो बॉल अगर ऊपर जा रही होगी, मैं ये समझने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बॉल ऊपर जा रही होती, so which force was actually responsible for taking the ball upward या फिर इन अपवर्ड डायरेक्शन? तो ऐसा कौन सा फोर्स था, ऐसा कौन सा बल था जो कि जिम्मेदार था इस बॉल को ऊपर की तरफ करने के लिए? अब बॉल को अगर मैं देखूं तो ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन और नीचे लग रहा है mg, और आप कह रहे हो कि इसकी मोशन ऊपर की तरफ है, क्या ये सही है? नहीं। फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं कि ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। मेरी हैंडराइटिंग बहुत गंदी आ रही है ना, मैं इसको एक बार साफ कर लेता हूँ, उसके बाद अच्छे से दोबारा करूंगा, ठीक है? फ्रिक्शन के बारे में यू कैन राइट इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, ठीक है? और फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका एक मैग्नीट्यूड रहा होगा और दूसरी इसकी एक रही होगी डायरेक्शन, ठीक है? और आप सब जानते हैं यहाँ पर सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड भी अपने आप घट बढ़ सकता है और इसकी डायरेक्शन भी अपने आप चेंज हो सकती है जिस भी डायरेक्शन में, मतलब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द मोशन, ये हमेशा मोशन के खिलाफ रहता है, इसको मतलब चलना पसंद नहीं है, किसी भी चीज को चलते हुए देख नहीं सकता है, हमेशा एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन के अगेंस्ट लगेगा, ठीक है? तो मोशन के अगेंस्ट लगेगा का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि दिस कैन नेवर बी द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द मोशन, इसकी वजह से मोशन कभी नहीं होगा,
ये मोशन नहीं करवा सकता अगर ये फ्रिक्शन के रूप में लग रहा है तो। ठीक है, समझना मैंने क्या बोला, इसको प्लीज नेगेटिव मत लेना, उल्टा मत समझना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे कि अगर ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर ये दो ब्लॉक रखे हुए हैं, है ना, ऐसे करके, इस पर आपने एक फोर्स लगाया F, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपका स्मॉल f है। यहाँ पर अब जो इस वाले ब्लॉक पे लगेगा फोर्स, ये आपका लगेगा फ्रिक्शन, इसको कह दीजिए आप, इस मान लीजिए फ्रिक्शन आपका लगेगा L, इसमें फ्रिक्शन आपका लगेगा L। ठीक है, अब क्योंकि आप इसको आगे खींच रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, मान लीजिए अल्फा हो रहा है, तो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, m अल्फा, स्मॉल m अल्फा। ठीक है, अब ये क्योंकि आपका इधर लग रहा है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि इस पर अगर मैं फ्रिक्शन देखूं तो पहले बड़े वाले ब्लॉक पे देखूं, तो बड़े वाले ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से वो पीछे की तरफ लगेगा, मान लीजिए कितना लगेगा, g लगेगा। g ऑलरेडी एक यूनिट है, इसको मैं k कह देता हूँ। मान लीजिए इस पर फ्रिक्शन लग रहा है k, तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शन लगेगा ऐसे आगे की तरफ, कितना लगेगा, k, दोनों फ्रिक्शन सेम रहेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर k आपका लग रहा है, ये k कभी भी इस ब्लॉक को मूव नहीं करवा सकता, ये L कभी भी इस ब्लॉक को मूव नहीं करवा सकता है, हमेशा अगेंस्ट लग रहा है। ठीक है, अब कभी आपका कहने का मतलब ये मन करे कि मान लीजिए कभी आपसे कोई बोल रहा है कि देखिए आपके पास ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन मान लीजिए फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू जो आपकी 0.5 है, 0.5 तक जा सकती है म्यू की वैल्यू। नीचे जो ब्लॉक है इसका ये टोटल फोर्स कितना लगा रहा है, मान लीजिए आपका 1 किलो का ब्लॉक है। ठीक है, तो नीचे फोर्स लगेगा 10, है ना, 9.8, अगर हम जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो नीचे 10 लगेगा एम जी के हिसाब से। इफ एम जी इज इक्वल टू 10 तो आपको रिएक्शन कितना मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है, मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है आपका 0.5 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन जो है आपका वो 5 न्यूटन तक हो सकता है। अब कोई कहता है कि अगर मान लीजिए कि मैं इसको एक 2 न्यूटन के फोर्स से अप्लाई अपनी तरफ खींचता हूँ, तो अगर ये 2 न्यूटन के हिसाब से खींच रहा है तो इसका मतलब तो है कि यहाँ पर 5 न्यूटन लगना चाहिए। तो अगर 5 न्यूटन ये लग रहा है फ्रिक्शन, तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी को इस तरफ मूव करना चाहिए। 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है जो कि लग सकता है, वो लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा, 2 न्यूटन, सेल्फ एडजस्टिंग है इसीलिए। यही फोर्स आपका अगर आप अप्लाइड फोर्स इस तरफ होता आपका 7 न्यूटन, तो फ्रिक्शन आपका इस तरफ लग रहा होता 5 न्यूटन। चेंज द टॉपिक, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया जो मैं समझाना चाह रहा था। अब तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बन रहा है कि ये जो बॉल है वो ऊपर नहीं जा करके नीचे जा रही होगी। तो कुछ इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास एक ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक लेंथ है L। ठीक है, यहीं पर है आपकी बॉल, और ये जो बॉल है वो आपकी कुछ इस तरीके से एक पुली के ऊपर से होती हुई जा रही है। ठीक है, ये आपकी पुली है और पुली के ऊपर से आपकी जो बॉल है वो होती हुई जा रही है, मतलब स्ट्रिंग होती हुई जा रही है। अब अगर मैं इस बॉल को देखूं, इस बॉल को अब देखिए रॉड का तो आपको पता है कि रॉड का मास लग रहा होगा कैपिटल एम। ठीक है, तो रॉड की अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे इसका कितना लग रहा होगा, कैपिटल एम जी। ठीक है, ऊपर एक टेंशन बोलूं अभी या फिर नहीं बोलूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब समझ में क्यों नहीं आ रहा है मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ जस्ट अभी। ठीक है, अगर मैं इस बॉल की बात करता हूँ, ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है अगर मैं इसकी बात करता हूँ केवल,
तो आपको पता है कि इसका नीचे की तरफ मास कितना लग रहा होगा, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा इसका, वो कितना लग रहा होगा, स्मॉल mg। ठीक है, स्ट्रिंग की वजह से जो फ्रिक्शन है वो कितना लग रहा होगा इस बॉल पर, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। वो कितना लग रहा होगा आपका हमें नहीं पता है, क्योंकि उसके लिए आपको रिएक्शन निकालना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी तक तो आपने यही पढ़ा है कि जब तक रिएक्शन नहीं निकलेगा तब तक कैसे निकालोगे फोर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए कि वो आपका फोर्स F है। ठीक है, F लग रहा है। अब क्योंकि वो फोर्स ऊपर लग रहा है, बॉल के ऊपर लग रहा है, ठीक है, बॉल पर लग रहा है ऊपर की तरफ फ्रिक्शन, इसी वजह से स्ट्रिंग पर वही सेम फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा एज अ रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये आपका एक्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं क्या, ये आपका एक्शन है, तो ये आपका क्या है, रिएक्शन। ठीक है, ये आपका रिएक्शन स्मॉल f है, नीचे की तरफ लग रहा है। तो यानी कि आप यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक लग रहा है आपका F, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस स्ट्रिंग पर इस तरफ। यही जो फ्रिक्शन है वही आपका टेंशन का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप F लिख दीजिए, T लिखने की जगह आप इसको सिंपली F लिख दीजिए। F ना फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सब टॉपिक होता है, उस पर आप जब F बनाते हैं ना तो उसका F कुछ इस तरीके से बनता है, मतलब बेड़ा कर मैंने गड़बड़ कर दी, अच्छा बनता है उसका F, मतलब इतना याद रखिए कि उसका F तो F बनता है भाई। मान लीजिए कि मैंने ये वही वाला F लिखा है। ठीक है, इतना हो गया। ये तो रही बात एक। अब मुझे बात करनी है दूसरी, अब मुझे बात करनी है मोशन की। यहाँ तो बात थी कि फोर्सेस की, आपको फोर्सेस समझ में आ गए। ठीक है, अब फोर्सेस कैसे लगेंगे, अब मेरे को यहाँ पर बात करनी है मोशन की, कि मोशन कैसे होगा। इनिशियली यदि आप देखो तो इनिशियली आपको पता था कि आपकी जो रॉड थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, और आपकी जो बॉल थी वो यहाँ पर थी, एग्जैक्टली बॉल आपकी यहाँ पर थी, मतलब दोनों सेम पॉइंट पर थे। फिर क्या हुआ, फिर आपका केस कुछ इस तरीके से हुआ। आपको पता है कि रॉड भी नीचे जा रही है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये मत सोचिएगा वीडियो लंबी हो गई, जस्ट ये देखिए कि मैं समझा क्या रहा हूँ। और ये आपकी बॉल है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियली लोअर एंड पे थी, फाइनली अपर एंड पे पहुंच गई, सेम चीज है। अब अगर मैं मान लेता हूं, देखिए अगर आप देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां तक देखते हैं, यहां तक तो जो दोनों की लेंथ है ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, दोनों की तरफ इक्वल है, तो आप इसको कुछ कहिए ही मत। अब अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ है आपकी L। ठीक है, और ये जो लेंथ है, मैं ऐसे कह देता हूँ कि दिस लेंथ, सपोज दैट ये जो लेंथ है आपकी, ये आपकी लेंथ हो जाती है कितनी, x। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप, इसको मैं x कह देता हूँ मान लीजिए। ठीक है, या मैं डिस्प्लेसमेंट एक बार देखूं, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि सपोज कीजिए कि अगर आप लोअर एंड देखते हैं इसका, है ना, तो इसका लोअर एंड यहाँ तक आया है। ठीक है, इसका लोअर एंड जो है वो, रॉड का लोअर एंड जो है वो यहाँ तक आया है। तो इसमें अभी इसको आप मिटा दीजिए, एल किसको कह रहा हूँ, क्या किसको कह रहा हूँ। तो ये जो लेंथ है, यहाँ तक की लेंथ को मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि ये आपका एक्स है। ठीक है, तो ये किया आपका एक्स डिस्प्लेस। बट अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस वाली चीज की, ठीक है, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा, एक्स। टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो था वो एक्स माइनस द लेंथ ऑफ द रॉड। क्या यहाँ तक मैंने बात सही लिखी है, एक्स, और यहाँ पर अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बॉल की और रॉड की। ठीक है, एक्स और एक्सएल। क्वेश्चन में कहा गया है कि इतना होने में, इतनी प्रक्रिया होने पर, प्रक्रिया है ना, क्या बोलते हैं, प्रक्रिया,
प्रक्रिया, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये जो आशा करता हूँ कि ये सब कुछ सही लिखा हो मैंने, अदरवाइज मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। इसको मिटा देता हूँ मैं। प्रक्रिया होता है, परिक्रिया होता है, जो भी है। नाउ ये सब कुछ होने में आपको टाइम लग गया टी, छोड़ा गया और आपको टाइम लग गया टी। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे चल करके देखता हूँ तो टाइम लग गया टी, तो इसको अगर मैं कह देता हूँ कि ये बॉल की डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट कह देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट कर रहे हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं बॉल के लिए लिखूं तो बॉल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर बॉल, तो जो बॉल के लिए होता है वो आपका क्या होता है, यू टी, यू यहाँ पर आपका इनिशियल 0 है, प्लस हाफ ए, बॉल का है इसलिए आप इसको यहाँ पर बी लिखिए, टी स्क्वायर। एस बी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, नीचे की तरफ आ रहा है एक्स माइनस एल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं एक्स माइनस एल, व्हाइट से लिखो, येलो से लिखो, किसी अच्छे से लिखो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स माइनस एल इज इक्वल टू हाफ ए बी टी स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं ए की वैल्यू निकालूंगा, सिमिलरली या फिर यहाँ पर बी की जगह मैं इसको वो लिख देता हूँ, स्मॉल एम डाल देता हूँ, है ना। यही मैं अगर कहता हूँ आपको एक्स के बारे में, एक्स इज इक्वल टू हाफ ए कैपिटल एम टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशन अगर मैं देखूं तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं, सपोज मैं कह देता हूं कि दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 माइनस कर दूं तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ बचेगा एल इज इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर, आप बाद में कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो ए एम माइनस ए स्मॉल एम इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये जो है भाई, ला 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 होगी हर था, ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको आपको याद रखना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको तीसरा कह देते हैं हम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 आप इक्वेशन 1 से क्या निकाल सकते हैं, माय गॉड, आपको टाइम ही तो निकालना था ना, है ना। ये तो आपको यहाँ से पता पड़ गया। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अब मान लीजिए कि आपको निकालना है ए एम माइनस ए स्मॉल एम, है ना, आप यही निकालना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा, ये तो आपकी एक क्या कहते हैं, ये आपकी एक इक्वेशन हुई, इक्वेशन 1 को बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं एक बार इसकी बेसिक इक्वेशन लिख लूँ, जो आपकी बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम से निकलेगा ना, इक्वेशन फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं देखूं तो अगर मैं इस वाले के लिए लिखना चाहूँ, इस वाले के लिए स्मॉल है ना, तो ऊपर नीचे क्या लग रहा है आपका mg, ऊपर क्या लग रहा है फ्रिक्शन, दिस शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, ये आपकी बन गई इक्वेशन 1, ठीक है। बॉल के लिए नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, और ये आपका हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एम। अगर मैं बड़े वाले की बात करता हूँ, ठीक है,
अगर मैं बड़े वाले की बात करता हूँ तो बड़े वाले की बात मैं सिंपली ऐसे करूंगा कि, है ना, फॉर बिगर ब्लॉक आई कैन राइट, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल टू मास इनटू ए कैपिटल M। ये जो आपकी वो सेकंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। यू मे राइट स्मॉल mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए स्मॉल m। इसी तरीके से आप लिख सकते हो कैपिटल mg माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए कैपिटल M। अब आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है इनके मासेस से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं g माइनस फ्रिक्शन अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू ए स्मॉल m। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन होगी मान लीजिए फोर्थ। फिर आप लिख सकते हैं g माइनस फ्रिक्शन अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू ए कैपिटल M। ये आपकी इक्वेशन हो गई मान लीजिए फिफ्थ। ठीक है, अब क्या करना है आपको चाहिए कैपिटल M माइनस स्मॉल m, है ना, आपको ये चाहिए। तो आप क्या कर दीजिए, इससे इसको माइनस कर दीजिए, इससे फिफ्थ से फोर्थ को माइनस कर दीजिए। सो यू विल सिंपली राइट फिफ्थ माइनस फोर्थ। क्या आपको मिलने वाला है रिजल्ट, जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है, जी से जी कैंसिल हो जाएगा। आप लिखेंगे माइनस एफ अपॉन कैपिटल M। ये वाला जो आपका पॉजिटिव में आ जाएगा तो आप लिखेंगे एफ अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू ए कैपिटल M माइनस ए स्मॉल m। ठीक है, अब देखिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी मेरे को, मैं सीधा जो इसकी इतनी मेहनत ना करके मैं यहाँ से ए एम माइनस ये जो है इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा रेड से लिख देता हूँ, ए कैपिटल M माइनस ए स्मॉल m इज इक्वल टू, ये टी स्क्वायर आपका उधर डिवाइड में चला जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, आप लिख सकते हैं 2l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 2l बाई टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। आप इसको थोड़ा सा नीचे, अरे आधे घंटे की वीडियो बन गई भाई। आप लिखेंगे 1 अपॉन स्मॉल m माइनस 1 अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू 2l अपॉन में टी स्क्वायर implies फ्रिक्शन टू एल अपॉन में टी स्क्वायर। तो यहां से आप चाहो तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी लिख सकते हो, 2 स्मॉल m कैपिटल M L डिवाइडेड बाय m माइनस स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर एंड एज यूजुअल आई विल कॉपी इट। एंड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल था, क्वेश्चन खराब नहीं, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। मैं ये नहीं कह सकता कि क्वेश्चन ऐसे रद्दी क्वेश्चन था, कॉपी अच्छा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एक बार आंसर मैच करते हैं। ठीक है, क्या हमारा आंसर मैच कर गया, 2lm m अपॉन में कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू टी स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सेम आंसर है। ठीक है, तो एक बार बता दूं फिर से हमने क्या किया, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो कभी भी इसको बॉल को ऊपर नहीं ले जा सकता है, वो नीचे जाने से रोक सकता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन mg के इक्वल हो सकता है, बट क्योंकि एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इसलिए mg माइनस f इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आई मीन अ कांस्टेंट फोर्स।
ठीक है, यहाँ पर आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, म्यू की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान देना था इसके मूवमेंट पर, मोशन पर। दोनों जो है आपका बार और बॉल दोनों ही नीचे तक जा रहे होंगे। अगर बार डिस्प्लेस करती है, रॉड डिस्प्लेस करती है एक्स, तो बॉल को डिस्प्लेस करना चाहिए एक्स माइनस एल। सिंपल। क्यों, वो मैंने आपको ज्योमेट्रिकली शो कर दिया। फिर आपने क्या करा, इक्वेशन लिखी एस की, है ना, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि सिस्टम जीरो से स्टार्ट हुआ था इसीलिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ u इज इक्वल टू जीरो एज सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ये आपका हो गया। और हाफ ए टी स्क्वायर किया आपने, उसके बाद फिर आपने 2 - 1 कर दिया, जहाँ से आपको एल एच एस में आपको एल मिला, एल इज इक्वल टू हाफ डिफरेंस ऑफ द एक्सेलरेशंस। और उसके बाद फिर आपने टी स्क्वायर कर दिया, और फिर आपके पास सिंपली आपने फिर ये आपको एफबीडी से आपको ड्राइंग मिली। ठीक है, एफबीडी से आपको क्या क्या क्वेश्चन मिली, एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए एम, एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए एम। एम का फर्क था, एक में स्मॉल है एक में कैपिटल है, दोनों का आपने डिफरेंस लिया। डिफरेंस लेने के बाद आपने सिंपली वैल्यूज पुट करी एंड यू गॉट द आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड आपका कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा, कोई क्वेश्चन होगा विच यू वांट मी टू सॉल्व, then it will be most welcome. Thank you very much for your time, and have a good day. Keep learning and keep growing. Thank you.